नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, तीन प्रमुख बातें हैं। एक बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान चले गए हैं और सब लोग कह रहे हैं कि सरकार झुक गई है, पर पता नहीं मुझे ये जो झुकना शब्द है सरकार के लिए, ये डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर पब्लिक कुछ चाहती है तो पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको मानना सरकार का दायित्व है। तो उसमें झुकने जैसी बात कुछ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और उनके वैलिड कारण थे। तो धर्मेंद्र प्रधान का जाना भी दूसरे लोगों के इस्तीफों की तरह ही देखा जाना चाहिए। लेकिन आज तक भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी को उसकी नालायकी की वजह से हटा दिया गया हो और संसद में एक पार्टी के लोग, जिस पार्टी से वो संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, उसका ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे कोई युद्ध का नायक संसद में पहुंच गया हो। ये बेशर्मी एक अपनी तरह की नई है इस देश में, और ये उन करोड़ों छात्रों के तौहीन है जिन्होंने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को चलता किया है। ये उनके मुंह पे एक तरीके से तमाचा है। इतनी बेशर्मी, इतना हिम्मत ये लोग कहाँ से लाते हैं, इस पे आप भी अपने विचार जरूर रख सकते हैं। दूसरा, आजकल अपने गडकरी जी चर्चा में आ गए हैं और कहते हैं कि अगला विकेट उनका गिरेगा, और उनका भी एक ताज़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि जो एथेनॉल है E20, उसको पेट्रोल में मिलाने का फैसला मेरा नहीं है, वो पेट्रोलियम मंत्रालय का है। एक तरीके से वो एथेनॉल के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे उससे उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश की है, और जो उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं उन पे केस करने की भी बात वो कर रहे हैं। और तीसरा, एक सोशल मीडिया पे और मुहिम चल रही है, RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और उसके 30 लाख 35 लाख कुछ मेंबर जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के बढ़े हैं, वैसे ही अब इनके भी बढ़ गए हैं। तो इस देश में पॉलिटिक्स करने के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है। जैसे भी चाहें आप पॉलिटिक्स यहाँ पे कर सकते हैं, और इन तीनों ही मुद्दों पे आप अपने विचार रख सकते हैं। त्यागी जी, पहले से ही शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मंत्रालय जाते रहे हैं, किसी का राजनीति की वजह से, किसी का काम ना करने की वजह से। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी नई नई परंपराएं डाल रही हैं कि एक मंत्री को हटा दिया गया उसकी बेकायदगियों की वजह से और उसका स्वागत हो रहा है, उसको फूल मालाएं पहना रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, वो किस बात का प्रतीक है? क्या कहना चाहते हैं ये लोग? देखिए, जिस पार्टी में बलात्कारियों को जमानत मिलने पे, छूटने पे जिनका स्वागत होता हो, मालाएं पहना जाती हो, तो धर्मेंद्र प्रधान का पाप तो उससे कम ही था ना, है? तो आप अनुमान लगा लीजिए कहाँ तक गिर सकते हैं जी। और ये देश को ये दिखाना चाह रहे हैं अपने समर्थकों को कि मोदी झुके नहीं है। अब मोदी झुके नहीं है तो इसी पर सारा इनका फोकस है। और ये जो स्वागत धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है संसद में, बेशर्मी है बिल्कुल, और बेशर्मी भी परले दर्जे की है। उससे भी यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की कोई गलती नहीं थी। हमने तो राष्ट्रहित में, चूँकि दंगे हो सकते थे, देश की एकता को खतरा था, विदेशी ताकतें सक्रिय थीं, इसलिए हमने दिया है, बात मानी है ये त्यागपत्र की। तो त्यागपत्र के पीछे, त्यागपत्र इसलिए नहीं लिया गया कि सरकार ने माना कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेवार उन चीज़ों के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो एक एहसान किया देश पे कि चूँकि देश टूट सकता था, इसलिए हमने धर्मेंद्र प्रधान को हटाया मजबूरी में। सारी कवायद इसलिए हो रही कि जो प्रधानमंत्री की जो छवि बना रखी है, ब्रांड, वो सलामत रहे, सुरक्षित रहे। और प्रधानमंत्री फ्रेंड्स करके रीले बना रहे। हाँ, और इसीलिए आप ये देखें कि एक संघी गया तो दूसरा संघी शिक्षा मंत्री के रूप में आ गया। आप उनके बयान पढ़ोगे तो मुझे तो हंसी आती। वो कहते कांग्रेस के ज़माने में बिजली कम आती थी, बिजली कम देती थी, इसलिए देश की जनसंख्या बढ़ गई। यहाँ मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री बनने की एक अहम शर्त ये भी रहती होगी कि वो इस तरह का ही होना चाहिए उसका कैरेक्टर ना। ये सोचने का ढंग है इनका। शिक्षा इनकी प्राथमिकता कभी रही नहीं। इनकी प्राथमिकता है शिक्षा को बर्बाद करना, और ये उसी काम में लगे हुए हैं। RSS की जो एक व्यक्तिगत मैसेज सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जा रहा है, वो कह रहे हैं कि अब
प्रहलाद जोशी सही व्यक्ति आए हैं और वो जो वामपंथियों का जो वर्चस्व है शिक्षा पे उसको खत्म करेंगे। अच्छा। उस पे क्रैक डाउन करेंगे। ये वीडियो आ चुका है पर वो अभी अंदर खाने ही चल रहा है सारा का वैसे तो सारा। एडिशनल चार्ज है उसका भी। नहीं, एडिशनल को परमानेंट कर देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। और ना भी करें, उनको राहत ये दी गई है कि भी अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान जैसा स्वयंसेवक हटाया है तो उसकी जगह हम दूसरे स्वयंसेवक को लाएं। शिक्षा की इनकी प्राथमिकता प्रारंभ कर दीजिए 2014 से। उस जमाने में पहली शिक्षा मंत्री बनी थी स्मृति ईरानी, जिनकी डिग्री का ही पता नहीं जी। अब आप देख लीजिए स्मृति ईरानी, ना प्रधानमंत्री की डिग्री का पता, अगर इनकी प्राथमिकताओं में कहीं शिक्षा होती या शिक्षा का महत्व ये जानते तो क्या पूरे संघ परिवार के पास और भाजपा के पास में केवल स्मृति ईरानी थी शिक्षा मंत्री बनने के लिए? तो वो वैल्यूएबल थी जी, है उनकी जरूरत थी पार्टी। मतलब जिस देश में 13 साल शुरू 47 से लेकर करीब 58-60 तक एक ही रहे वो शिक्षा मंत्री, उनका नाम था अब्दुल कलाम, क्या थे वो, मौलाना आजाद। वो बहुत विद्वान आदमी थे। और आप देखिए, ये भी मैं बता दूं कि कांग्रेस के ज़माने में ये जो कि बीमारी नहीं थी, 77 तक 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री हुए हैं, 5। और सबसे लॉन्गेस्ट जो रहा है वो आज़ाद साहब का रहा है। आज़ाद साहब बहुत ही विद्वान है, मैंने 12-13 वर्ष पढ़ी है, बहुत ही विद्वान। प्रोफेसर नूरुल हसन, जस्टिस MC छागला, मतलब ये पर्सनैलिटी है। मतलब इनके मुस्लिम होते हुए भी कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि शिक्षा मंत्री ये है। और उन्होंने जो नींव डाली, उस समय तो अनपढ़ भारत मिला था ना, शिक्षा की दर कुछ नहीं थी, और किस तरीके से शिक्षा का प्रबंध किया गया, दूर दराज के गांवों में स्कूल खोले गए। ये सरकार क्या कर रही है, उन स्कूलों का वजूद मिटा 1 लाख स्कूल बंद कर दिए जी। 1 लाख स्कूल बंद हो गए। शिक्षा का बजट घटा के ये 2% के आसपास ले। मुझे तो ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है, नेहरू से नफरत इसलिए करते हैं कि उन्होंने IITs बनाई, उन्होंने IIM बनाए। ये राजीव गांधी से इसलिए नफरत करते हैं कि उन्होंने नवोदय विद्यालय और जवाहर विद्यालय की वो रखी। मतलब सरकार का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे जो कमज़ोर और वंचित तबके हैं उनके युवाओं की प्रतिभा को हम सामने लाएं, उनको सुविधा दें और आगे बढ़ाएं। शिक्षा का मतलब यही है ना, यही है जी। तो ये तो है नहीं इनके यहाँ। और ये जो पेपर लीक और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, और शिक्षा का जो निजीकरण इन्होंने करना शुरू करा, मतलब निजीकरण का अर्थ ये है कि सरकार ने हाथ झाड़ लिए अपने कि हमारा कोई लेना देना नहीं, या निजी क्षेत्र करे। तो वो जितनी मेहनत से देश के लोगों ने तैयार किया था, पूरा जो हमारा शिक्षा का तंत्र था, उसे केवल बर्बाद करने में ये 14 साल इन्होंने लगा दिए। ये उच्च शिक्षा के विरोधी हैं, इसीलिए इनके निशाने पे JNU आता है। मतलब एकमात्र यूनिवर्सिटी है, अगर कहीं वैश्विक स्तर पर चर्चा होती है भारत के विश्वविद्यालयों की, तो वो केवल JNU की वजह से होती है। JNU में एक चबूतरा है सर, हाँ। वहाँ पे खड़े होकर बच्चों, मतलब कहते हैं कि असली JNU की बौद्धिक क्लास वहाँ लगती थी। हाँ। लेकिन अब काफ़ी समय से वहाँ पे हाई सिक्योरिटी लगा रखी है, उस मंच पे वो गमले रख दिए हैं, वहाँ पे अब ये बच्चे बैठ के चर्चा नहीं कर सकते, माहौल बदल दिया है। इनकी थ्योरी है कि चर्चा, संवाद, विचार विनिमय, दुनिया से जुड़े मुद्दे, समाज से जुड़े मुद्दे, इन पे ये चर्चा नहीं चाहते। ये यथास्थितिवादी लोग हैं, स्टेटस क्वाइस्ट लोग हैं। ये कहते हैं कि आपको प्रगतिशीलता, उदारता, इन चीज़ों से कोई अर्थ नहीं है। जो मैं कई बार कह चुका हूँ, एक ओबीडेंट समाज बनाना, आज्ञाकारी समाज बनाना है, उसमें कुछ दिमाग काम करेंगे, बाकी सब उनके अनुचर होंगे, पीछे पीछे चलेंगे। तो ऐसे में शिक्षा की जरूरत कहाँ रहेगी? कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इनको शिक्षा का विनाश करना ही है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मैं बहुत नाकाफी मानता हूँ। जो आ गया उसके साथ भी स्थिति होगी। बात यह है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन आज के वक्त के हिसाब से आप कैसे करोगे? कैसे होगा जी? इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है, वो पहली ही जो आज तारीख थी, अब वो 3 अगस्त दे, CBI के वकील नहीं है, पहली उस पे जी। अब ये है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी इतनी फास्ट बनाई थी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी मोदी जी रील पे दे रहे हैं बच्चों। वही मैं बता रहा हूँ ना, फास्ट जो कोर्ट थी इतनी फास्ट बनाई थी कि फास्ट हो ही नहीं सकती थी। तो वो CBI के वकील तैयार नहीं थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, 3 अगस्त को होगी। तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनकी स्थिति ठीक वैसी है जैसे एक गाँव है और एक अड़ोस पड़ोस के और गाँव, और वहाँ कोई गुंडा तैयार हो गया और वो कहीं भी पिट के आ जाए, तो ये उसका हौसला लोग वहाँ के बढ़ाते हैं कि भाई हमारे पास तो एक ही मात्र गुंडा है, तो उसको प्रमोट करते हैं कि नहीं कोई नहीं, ऐसे तो पिटाई उटाई चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, तू तो हमारा गौरव है।
और वो फिर निकल जाता है मोटरसाइकिल लेके, फिर कहीं से पिट के आ जाता है। तो जिसके पास में नेतृत्व की कमी हो तो वहाँ यही सारी चीज़ें होती हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान होना, मुझे तो ये लगती है कि वो व्यक्ति अपना सम्मान कराते हुए उसको कोई अपराध बोध नहीं हो रहा। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लोग सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन जिसका करना चाहते हैं उसे अपनी वास्तविकता असलियत पता होती है, तो हाथ जोड़ लेता है कि भाई सब छोड़ो, या कोई बहाना बना लेगा। लेकिन उसको तो ऐसे प्रस्तुत किया गया, तो खलनायकों को नायक बना के, हीरो बना के प्रदर्शित करना, ये इनकी बहुत पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं। आप इनसे किसी से बात कर लो, ऐसे लोग जो गुमनाम है, जिन हिंदुस्तान की जनता जानती नहीं, उनकी ये तारीफ करते मिलेंगे। उसने ये किया जी, उसने वो किया जी, कुछ नहीं किया जी। गिरे हुए लोगों की ऐसे ऐसी करेंगे, वो ना बाल्यकाल से ही वो राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। अब इसका क्या अर्थ निकाल लोगे, है ना? वो जो है ना, जब विद्यालय जाते थे तो यही चिंतन करते रहते थे, भारत माता की दास्ता से मुक्ति कैसे होगी, चिंतन ही करते रहे, करा कुछ नहीं। योगदान किसी का जीरो। मतलब इसीलिए इन्होंने नायक चुराए। मतलब जो 100 साल पुरानी विचारधारा है, उन्हें गांधी को ढोना पड़ रहा है। पटेल लाएंगे कांग्रेस से, शास्त्री लाएंगे कांग्रेस से, जो कुछ है सब कांग्रेस से लाना, अपना कुछ है ही नहीं। कोई कहानी या फिर अपनी ऐसा ही नहीं। काल्पनिक कैरेक्टर घट देंगे कोई, हाँ, ऐसे ऐसे बहुत बना हैं। देंगे। जैसे मोदी जी का हुआ था, वो मगरमच्छ ले आए थे और बाद में देश को पता चला कि ये तो इतना बहादुर बच्चा था, हमें तो हमारी और ये तो जानकारी में नहीं शुक्र है था। मोदी जी आज़ादी से पहले नहीं जन्मे। हाँ, मतलब अगर उस समय ये 10-15 साल के होते तो ये अपना सक्रिय योगदान भी बता देते आज़ादी के आंदोलन में। हाँ, ये तो है ही। वो तो अब उनके जो समर्थक हैं, आप जब उनकी विदाई होगी तब देखना कि ये देश डिजर्व ही नहीं करता था मोदी जैसे नेतृत्व को। नालायक लोग हैं भारत के, इनको समझ ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने एक ऐसी दिव्य आत्मा नीचे उतारी थी जो इस देश का कल्याण करना ही थी, लेकिन मूर्ख लोग उसके महत्व को नहीं पहचान पाए। कई टीवी एंकर तो सदमे से मर जाएंगे जी जिस दिन हाँ, मर जाएंगे बिल्कुल। और टीवी एंकर का तो चलो कुछ नहीं है उनका, वो तो बेचारे अब इस पे आ गए कि भाई यार हम क्या करें यार, मालिक कहता तो हम कर लेते हैं। मालिक रील बनाने लगे। मालिक ने उनका काम छीन लिया जी। और उधर से अपने प्रधानमंत्री शुरू हो गया, अब उनको लगा देश जो है रील के माध्यम से किसी ने उनको सलाह दे दी कि आप इंस्टाग्राम चलाओ, इंस्टाग्राम से यूथ, इंस्टाग्राम पे यूथ उनको देखने नहीं आता जी, इंस्टाग्राम पे यूथ कुछ और देखता है। वो संजय सिंह बता रहे थे, उन्होंने आंकड़ा दिया है कि प्रधानमंत्री जी, आपके जितने लोगों ने देखा है ना, उनकी आलोचना करने वाले जो आम आदमी है, जो प्रधानमंत्री का, वो तो कुछ भी नहीं है। वो मिलियंस में जा रहे हैं जो आपको गाली दे रहे हैं और आपके उस वीडियो के आधार पे वीडियो बना रहे हैं। हाँ, और मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रिएटिव वीडियो बना रहे हैं। हाँ, लेकिन इनको ना, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी एक विशेषता, तो मैं इनका कायल हूँ कि वो कहते हैं ना, नंग बड़ा परमेश्वर से। तो अब तो नंग का साइज परमेश्वर से बहुत ही बड़ा हो चुका है। परमेश्वर भी बेचारा सरेंडर कर चुका। परमेश्वर के तो पैसे चुरा लेते हैं, केवल झूठ। और मजे की बात है कि वो झूठ चुके बिक रहा है, अच्छी तरह से उसकी सेल हो रही है, तो इन्हें भी क्या दिक्कत है। तो इनकी अपनी एक दुनिया है इस विचारधारा की, उससे बाहर निकल के राजी है नहीं। अब केवल ये है कि जो हमने महानायक तैयार किया था, विष्णु का अवतार, उसकी छवि को कैसे बचाया जाए। अब जो छवि उनकी है, वो डरे हुए हैं, वो तो डरे हुए हैं, दिख रहे हैं, सारे देश को डरे हुए हैं। लेकिन अब ये दिखा रहे हैं कि एक ने लिखा कि ये शेर है, देखना एक कदम पीछे लिया तो कैसे छलांग मारेगा। कैसे छलांग मारेगा, लोग डर गए। छलांग का मतलब देश के लिए यही है कि फिर से कोई क्रैकडाउन होगा, लोग विपक्ष के उठाए जाएंगे, छात्रों पर लाठीचार्ज होंगी। आप पैलेट गन से शुरू हुए थे, बिहार में आपने AK-47 चला दी। बिहार में प्रदर्शनकारियों पे AK-47 चली है, और जिस चलाई है, जिस सिपाही ने, उसको बर्खास्त भी कर दिया, नहीं मान लिया गया है। और पैलेट गन जिसको लेके ह्यूमन राइट कमीशन दुनिया भर के स्तर पे उसकी आलोचना कर रहा है, वो राहुल गांधी ने दिखा दिया कैसे। लेकिन इन दुष्ट इतनी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें फर्क तब पड़ता जब इनके अपने बच्चे मरते हैं। किसी और के बच्चे की पिटाई होगी, टांग टूटेगी, सिर फूटेगा, इन्हें जो मौज ले रहे हैं ना जिंदगी की, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रजाति अलग किस्म की। मुझे तो कई बार ये लगता है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम क्यों इनके बारे में बातचीत करते हैं। और करनी पड़ेगी, देश की बात करेंगे तो इनके हमारे पास क्या करें। अब गडकरी पे बात ना करें तो हम कतई नहीं चाहते ये हो। अब गडकरी इनका एक ऐसा था जिसकी लोग तारीफ करते थे। गडकरी ने सर ऐसी इमेज बनाई थी अपनी बंदे ने,
एक दौर में ऐसा लगने लगा था कि मोदी का जो विकल्प है वो गडकरी बन सकता है। ऐसी पराठे नहीं बनाते घी वाले, ऐसे चौपड़ चौपड़ के बातें करता था सर वो। और आज इस देश में सबसे अलोकप्रिय आदमी है वो मोदी के बाद। उसकी 2 धेले की इज्जत नहीं बची थी। लेकिन वो भी ऐसी है ना कि अभी उनका एक हमने देखा था कि जिसमें वो कह रहे पुलिस को बुला के उठवा दूंगा। अब अमित शाह क्या कहते थे, ओ पुलिस। मतलब ये जब हंसते हैं जरा सा भी नहीं डर लगता, पुलिस इनको याद आने लगती है। नहीं, एथेनॉल का ब्रांड एम्बेसडर था ये आदमी जी। हाँ। अब ये मना कर रहा है, कहते हैं पेट्रोलियम मंत्रालय करता है, मेरा कोई समझ। तो पेट्रोलियम मंत्री वो तो बहुत कुछ करते हैं। वो तो एप्स्टीन के दोस्त हैं। वो ई से एप्स्टीन और ई से एथेनॉल, ई इनको भारी पड़ेगा। जैसे सरकार में पढ़ रहा है एजुकेशन, एग्जामिनेशन और एम्प्लॉयमेंट, तो ई करेंगे ये है ना। और मोदी जी इन सारी चीज़ों का मैं आपको बता दूं, उन्हें डर तो लग रहा है, लेकिन वो ये जानते हैं कि अभी उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हमने बातों बातों में एक दिन कराई थी, मैंने कहीं ये कांग्रेस की कामराज प्लान जैसी तो कोई चीज़ नहीं। आज मैं देख रहा था एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे यही चर्चा चल रही थी कि मोदी जी इन मंत्रियों से पीछा छुड़वाने वाले हैं सबसे कुछ नया करने जा रहे हैं। कैबिनेट के बहुत बड़े बड़े चेहरों को वो निकाल देंगे इस बहाने, और नवीनीकरण के नाम पे, और कुछ नया करने वाले। चलो कुछ तो अच्छा है क्या उम्मीद कर सकते क्या नहीं, मोदी जी की फौज, अगर मोदी जी उनको काम करने देंगे तो। जब तक मोदी जी हैं वो किसी को भी ले आओ। इस देश में इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री आए, वो कैसे अपमानित होकर चले गए। कोई वर्ल्ड बैंक में चला गया, कोई IMF में चला गया, और निराश होकर गए। उन्होंने यार इस आदमी के साथ कुछ नहीं हो सकता, चूंकि इनसे बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं, इनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं, इनसे बड़ा साहित्यकार नहीं है। हर क्षेत्र में इनका दखल है। कविता की बात करो तो वो अपने कविता ले आते हैं, वो दिखाते हैं, पढ़ाते हैं उसको दीपक चौरसिया को कि ये कविता मैंने लिखी थी। आता जाता कुछ नहीं। और कोई बहुत से लोग हैं ना कि किताबें इतनी इकट्ठी कर ली और अनपढ़ आदमी पढ़ता लिखता कुछ है नहीं है। बराबरी करनी है नेहरू की, अब किसी ने बता दिया, और नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तो, और अपनी ऑटोबायोग्राफी, तो ये भी शुरू हो गए। ये किसी और को कहते हैं कि लिखो और उस पर लिख देना। कई सारी किताबें लिख रखी हैं अगर आप हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। तो वो एक इमिटेट करना ना, नकल करनी है नेहरू। देश को आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये आदमी कितना पढ़ा लिखा है, पर इन्होंने लिखो। मतलब देखो, अगर जरा भी साहस होता और जवाबदेही की बात होती, जब ये देश चिल्ला रहा था कि मोदी जी आप अपनी हमें डिग्री दिखाइए, दिखा देनी चाहिए। देखो यार, आपकी मेरी लव किसको दिखा, क्या बड़ी बात है इसमें। जो उस समय कह देते ही तब मैंने झूठ बोला था, और अब है कि झूठ तो मैं तब भी बोल रहा था जब मैं अपना वो पत्नी वाला कॉलम छोड़ रहा था। शिक्षा मंत्री का चार्ज है, इनकी भी कहते हैं कर्नाटका से वाया बठिंडा वाली डिग्री है। देखो, डाउट तो होता है कि वो सिर्फ सिंपल BA हैं। धर्मेंद्र प्रधान MA थे। अच्छा, आज के दौर में ये BA और MA को बहुत बड़ी चीज मानते हैं। भाई कोई आदमी मतलब LLM हो, LLD हो, PhD कोई इनको पूरी बीजेपी में से कोई IIT IIM से पढ़ा हुआ कोई ग्रेजुएट नहीं मिलता जिसको ये, और इनको नंदन नीलकणी मिलता है जी, वो भी कांग्रेसी है वैसे तो। इनको असल में शुरू में इनका लक्ष्य है भारत को अनपढ़ बनाए रखना है, भारत को विचारहीन बनाए रखना है। इनकी कोशिश ये है कि भारत में विचार जैसी चीजें न पनपे, इसलिए ये हमेशा करेंगे संस्कारों पे जोर है। अरे संस्कार बिना विचार के जिंदा रह सकता है क्या बिना पढ़े लिखे? अब संस्कार कोई चीज नहीं है, संस्कार तो हर 6 कोस पर बदल जाते हैं सरकार। सबके अपने अपने संस्कार हैं। सबके अब ये जो जनरेशन आई है जो कह रही है कि हम जुल्म नहीं सहेंगे, इसमें भी धर्मेंद्र जी बहुत बड़ा पेच है। 37 से 40 करोड़ लोग इस जनरेशन जेड में हैं, और बामुश्किल ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 करोड़ का मामला है जो इनको ये नजर आ रहा है। जनरेशन जेड का ये जो खौफ बिठा रहे हैं ना, आप ये देखो कि जो जनरेशन जेड वहाँ है जो 5 किलो राशन पे चल रही है, वहाँ विचार हैं इस तरह के कहीं पे भी। सही बात है। और बहुत बड़ा तबका है। 40 करोड़ लोगों में से अगर 4-5 करोड़ लोगों तक ये लहर चली है सिर्फ अभी, तो और चली इनके वोट बैंक पे असल में, तब इनको थोड़ी चिंता हुई। तो इनकी सारी चिंता अपने वजूद को बचाने की है, पार्टी के वजूद को बचाने की है, और इन्हें कोई लेना देना से। एक बात है जी, जब ये जाएंगे ना तो फिर नहीं आएंगे, इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से जमे रहें हम, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके हैं इनसे। ये तो देखो, जमने के तो सारे उपाय उन्होंने शुरू कर दिए थे। मुझे ये लगता है कि 2002 में शायद बने थे ये मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने पूरे 12 साल प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करी। उन्हें कोई मतलब नहीं था।
अगर वो गुजरात इतना संपन्न राष्ट्र होता तो अभी जो नया आंकड़ा है 45.6 या शायद 46% ही मान लो ऐसे लोग हैं जो 5 किलो राशन का फायदा वहाँ उठा रहे हैं। सर कोई बात ही नहीं करता गुजरात मॉडल की। नहीं, अब तो पूरे जिक्र देश में कोई गुजरात मॉडल का जिक्र भी नहीं अब करता मॉडल है। छोड़िए, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है ये लोग नहीं बता पाएंगे। हाँ, गुजरात का एक मॉडल जरूर है सर। गुजरातियों ने पूरे भारत में जहां जहां कीमती जमीनें खरीदी हैं सर, हाँ, ये एक मॉडल तो उनका है ये। बाकी गुजरात में तो कुछ नहीं है। गुजरात मॉडल का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। और पहले जब गुजरात इवन के गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है उसका सर्वे कर लो अगर किसी को नहीं नाम नहीं जानते। पता हो तो। 6 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान की लड़ाई, 6 करोड़ 6 करोड़ से सीधे 140 करोड़ पे आ गए। अब वो 6 करोड़ वाले दिखा रहे हैं कि यार अपने पास तो कुछ भी नहीं है। तो असल में क्या, गुजरातियों ने दो बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि वो सेना वगैरह में नहीं जाते, इधर अपना टाइम खराब काम करते हैं जी तो वो विशुद्ध रूप से व्यावसायिक आदमी है। और व्यवसाय के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती नहीं, दुकान ही तो चला नहीं है ना, या ट्रेडिंग है। कोई हिंदुस्तान ने कोई बहुत बड़े तीर तो मारे नहीं इनके बीच में, तो इनको तो दिक्कत है। इनको तो जो अवार्ड मिलते हैं ना हमारे भारतीयों को, जैसे रवीश कुमार को मिला, प्रधानमंत्री मौन थे, कमाल की बात है। और अगर किसी मतलब संघी व्यक्ति को मिल जाती छोटी मोटी उपलब्धि तो वो ट्वीट करते। तो इनको तो पूरी दुनिया के अनपढ़ों से इनकी दोस्ती देखो। ट्रम्प साहब हैं लगभग इन्हीं जैसा मानसिक स्तर है, तो बड़ी अच्छी पटती है। अब दो अनपढ़ आदमियों जब मित्रता होती है तो फिर वो मर्यादा तो देखते नहीं, तो कभी भी कोई भी कह देगा कि मैं उसका फ्यूचर खराब कर दूंगा। और ये कह रहे हैं सर कि पहले ट्रेड डील को पढ़ लो। हाँ, इस ट्रेड डील से, ये मनोहर लाल खट्टर का बयान है, इस ट्रेड डील से क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदे हो रहे हैं, एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना आंदोलन। अब कौन समझाए उनको, ट्रेड डील मोदी ने नहीं पढ़ रखी। ट्रेड डील तो अमेरिका के बयान आए हैं, आज तक कोई फिजिकल कॉपी थोड़ी आई है सर। मनोहर लाल खट्टर जो है ना, अगर वो हरियाणा में पैदा नहीं होते तो कोई नहीं जानता। हरियाणा में तो आज उनको लोग फिलोसफर मानते हैं, चाणक्य मानते हैं। और ये मान लिया हरियाणा ने, उनके समर्थकों ने, कि इससे विद्वान व्यक्ति हमारे हरियाणा में आना ही नहीं। इतना बड़ा उनको सारी चीज़ें मतलब मानते हैं। सुपर सीएम तो खैर वो है ही। तो जितना सम्मान हरियाणा के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को दिया जो हरियाणा की बौद्धिकता पर सवाल उठाता था, हरियाणा के लोगों की बुद्धि विवेक पर सवाल उठाता था। और हरियाणा के लोग देखिए कितने विनम्र हैं। एक बार क्या, बार बार उनकी एंट्री तो हरियाणा में होती रहती। मुझे तो लगता नहीं बाकी देश में कोई उनको बुलाता है, जाते हैं। मुख्यमंत्री निवास पे थे वो। तो एक वो केंद्रीय मंत्री से ज्यादा करनाल के सांसद के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और अब वो सलाह दे रहे हैं यूएस ट्रेड डील पढ़ लो भी, तुम्हारे पास पूरा तंत्र है, आप भेजो अपने। अरे भेज दो मीडिया को, तुम कम से कम गोदी मीडिया को दिखा दो क्या ट्रेड डील हुई है। पता ही नहीं है किसी को ट्रेड डील है। हाँ, या जो उनका अपना मीडिया है उसके माध्यम से बताओ, मोटी मोटी चीजें बता दो कि इससे क्या लाभ होने वाले हैं। भाई वहाँ एक समझौता ये हो रहा है कि इंडिया के मार्केट को खोलना है मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। जब उनका माल वहाँ से आएगा तो हमारे माल की खपत होगी क्या? ये जो अपर मिडिल क्लास हमारा जो पिज्जा बर्गर वाला है, ये तो उन्हीं चीजों को प्रेफर करेगा ना। तो हमारा किसान तो मारेगा। बाजार का तो नियम है जी, उसको जो सस्ता मिलेगा वहां से लेगा वो। और खट्टर साहब ये करें कि इस प्रदेश मतलब 22-23 जिले हैं, सब में एक बार सेमिनार कर लें। और इस तरह के सेमिनार करें कि उसमें इनके विद्वान आ जाएं दक्षिणपंथी, और उसमें वामपंथ के भी आ जाएं, और खट्टर साहब उसकी अध्यक्षता करें और देखें। और चर्चा करने का कौन सा तरीका है, कौन पढ़ेगा, है कहाँ वो डील? मुझे तो पता नहीं कहाँ डील, कहीं है वो? किसी को भी नहीं पता। और वो डील इतनी अस्थिर है कि जो अब हुई है, हो सकता है परसों सुबह कुछ और हो जाए। डील के तो निर्माता हो रहे हैं ना। ट्रम्प सो के उठता है, नई डील पैदा हो जाती है। हाँ, रोज वो नए नए टैक्स बढ़ाता है, रोज तुम्हें डरा रहा है। तो ऐसे आदमी की डील को क्या पढ़ना। लेकिन कुल मिलाकर हमें ये पता है कि अमेरिका जो कुछ करेगा वो कह चुके हैं घोषित रूप से कि वो अपने फायदे के लिए करते हैं। वो अपनी जनता को, वहाँ के मंत्री और राष्ट्रपति ये बताते हैं कि हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट। जहाँ अमेरिका फर्स्ट है तो वहाँ इंडिया तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता। एट ए टाइम कैसे होगा? तो जो उनके हित में जो चीज़ है वो हमारे हित में भी हो, कैसे हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये खट्टर साहब को समझाना चाहिए। और इस पे ये क्या स्टैंड लेंगे जी, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पे? रिजर्वेशन हटाना तो इनका सबसे मतलब प्यारा विषय है। तो फिर ये अगर कुछ है, ओबीसी करते हैं, सब नाटकबाजी है। बिहार चुनाव से पहले 2015 में मनमोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए।
और वो लेके बैठ गया था उनको। लेकिन लोगों की हमारी याददाश्त बहुत कम है ना। पर आपको पता है क्या, मैंने शुरू में कहा था कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की विडंबना है कि आदमी भूखा रह के भी अपनी जाति के गौरव से मरा जा रहा है कि हमें सत्ता मिल गई। पर एक व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री या मंत्री बना दिया तो उससे पूरे समाज का भला कैसे हो जाएगा, ये तो बता दो। उसका तो हो ही जाता है जी, उसका अपना तो होना ही होना है, बट नेचुरल। तो ये जो इतनी संकीर्ण सोच है हमारी, ये शिक्षा के अभाव में ही आती है कि हमारी यार किसी जो भी व्यक्ति बनेगा भारत में किसी पद पर जाएगा, किसी बिरादरी का तो होगा ही होगा, ये तो नेचुरल है। तो लेकिन समाज की तो हालत ये, समाज के जो है इन समुदायों के जो गुंडे हैं ना, बदमाश, उन पे भी लोग गर्व करते हैं। पढ़े लिखों पर कम करते हैं, उन पर ज्यादा करते हैं, और उन्हें उनकी भावनाएं आहत होती हैं। क्या ये रिजर्वेशन की मुहिम इसलिए तो नहीं, इसके पीछे ये तो नहीं मेंटलिटी नहीं है कि जो छात्र आंदोलन था नीट को लेके जो हुआ, इसने जो बच्चों में जाति और धर्म की दीवारों को गिरा दिया था इसने। तो जो युवा थे, युवा के तरीके से सोच रहे थे, लेकिन अगर ये इस तरह का आंदोलन जोर पकड़ेगा तो फिर ये लोग भी डिवाइड हो जाएंगे। अब ये देखो ना, आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? युवा। किसी बूढ़े आदमी को तो चाहिए नहीं नौकरी। ठीक बात है। और उसके जरिए ये आपके पास अच्छा मौका है फूट डालने का एक और, कि आरक्षण का विरोध करोगे तो आरक्षण के समर्थन में लोग आएंगे। यही होगा ना, यही होगा। और अब ये देखिए कि लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि भारत के ब्राह्मणों में एक बड़ी चिंता है, खासतौर से हमारी हिंदी पट्टी के। आप किसी से बात कर तो उन्हें यह है कि अब भाजपा सवर्णों की नहीं रही, भाजपा में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। लोग ऐसे लिख रहे हैं, कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को तो उसी दिन हटा देना चाहिए था जब यूजीसी एक्ट लेके आए थे। हाँ, तो ब्राह्मणों को ये चिंता है कि वैश्य समाज तो भाजपा की मजबूरी है वहाँ, और ना वो कोई डिमांड करता उस तरह की। तो इन ब्राह्मणों को ये चिंता है कि भाई हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हमारे टैग लगा दिया कि हमारे माथे पे लिखा हम भाजपा ही, हम जाएं और किसी दल में जाएं तो जाएं कैसे? तो उनको ये भी चिंता सता रही है। तो ये आरक्षण के नाम पे भी एक और युद्ध के लिए इस देश को तैयार कर रहे हैं। ये चाहते ये हैं कि हर समय इस देश में लोग आपस में लड़ते रहें और मुद्दों की कोई कमी नहीं है। ये आपको रोज होमवर्क देंगे, जैसे आज धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत ने दे दिया, उलझे रहो इस पे। लेकिन शर्म लिहाज तो एक मर्यादा तो होती है राजनीति। किससे आप मर्यादा की बात कर रहे हो? इनका कोई लेना देना नहीं है। एक है वो गंदा सा आदमी, कोई पंडित सत्य पंडित क्या है, वो दो नौजवानों को बेचारा पीट रहा, उनको गाली दे रहा है, हालांकि अरेस्ट हो गया है वो। कैसा भी हो, उसके फोटो आप देखिए रेखा गुप्ता के साथ में, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ में, वो हिंदुत्व की भाषा देखिए, वो माँ बहन की गाली दे रहा, इतनी गंदी गाली दे रहा। शर्म। वो पहले भी अरेस्ट हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है अरेस्ट होना। अरेस्ट होने के बाद आपको क्या तकलीफ है वहाँ? योगी की जेल में या इनकी उस कारागार में होगा केंद्र के, तो आराम ही आराम है वो तो, और अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है जी। इनके यहाँ तो मार पिटाई करके कोई सुधारने की बात थोड़ी, वो तो इनका अपना आदमी है, उसको तो वहाँ बिरयानी खिलाई जाएगी, वेजिटेबल बिरयानी। लेकिन इनके तेवर में तो थोड़ी नरमी आई है सर। जैसे पहले ये है ना धमकी देते थे जेल भेजने की, अभी मतलब 2-3 दिन से थोड़ा सा इनके तेवरों में तो कमी। अब आप याद कीजिए कि हफ्ता 10 दिन पहले मैंने आपको ये कहा था कि इनके एक नेता का ये कहना था कि हमारे यहाँ मंत्र है, बेशक डर लग रहा हो लेकिन वो जाहिर नहीं होना चाहिए। कही थी ना हमने ये बात। तो इनकी ये घोषित नीति है कि अंदर से चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बाहर जो ना शेर बनना है। तो ये रिफॉर्म कर, आपको लगता है मोदी बदल देगा इनको सब? क्या बदल देंगे? ये पूरा तोड़, ये जो सारे मंत्री इनके जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मुझे आज जो मैंने सुना है उससे मुझे ये लग रहा है कि वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। एक जमाने में नेहरू के समय में भी ये हुआ था। अच्छा। तो अब पता नहीं क्या उसके पीछे क्या मकसद लेके चल रहे होंगे वो। तो उन्होंने तो यहाँ भी कहा अपनी चर्चा में कि अमित शाह से भी छुटकारा चाहते हैं मोदी, यहाँ तक कोई बात हुई है। अब ठीक है ना, देखिए परफॉर्मेंस के आधार पे तो जैसा गडकरी वैसा ही अमित शाह है। भाई जिस गृह मंत्री के शासन काल में 1.5 साल से लगातार मणिपुर उनका एक प्रदेश जल रहा हो, और जहाँ महिलाओं की नंगी महिलाओं को उनको नंगा करके परेड की जाती हो, ऐसा गृह मंत्री अगर अपने पद पे है तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान से पहले उनका इलाज करना चाहिए। कौन सा मंत्री नहीं है जिसका इलाज नहीं होना चाहिए? एक बताओ। और ये तब हो रहा है जब मंत्री कोई भी फैसला अपने आप नहीं लेते, हर फाइल पीएमओ से जाती है। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं, और हमने भी कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान वगैरह ये सब सिंबॉलिक चीजें हैं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ये सुनने के लिए तो इस देश के कान तरस रहे हैं।
ये कब इस्तीफा दें? भाई देखो, हमारी तो जितनी क्षमता, हमने तो पहले दिन ही कह दिया था कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, बाकी लोगों ने तो बहुत बाद में कहा। पता नहीं कब इस देश को वो दिन नसीब होगा। इंशाल्लाह। अब ये गुरुकुल पॉलिटिक्स पे इंशाल्लाह कहा गया, तो ये तो नहीं, जय श्री राम। पाकिस्तानी है। जय श्री राम। जय श्री राम से तो आजकल ये खुद भी डरते हैं जी, जिक्र नहीं करना चाहते उस घटना का। हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं कि इनको तो बेनिफिट ही हुआ है कि राम मंदिर का जो पूरा प्रकरण था वो दब गया इनका। कतई ढोंगी, इनमें धर्म नाम की चीज नहीं। ये बहुत पहुंचे हुए लोगों, इनका ज्ञान हो गया पाप और पुण्य कुछ नहीं है। जब से इन्हें ये ज्ञान हुआ ना, पाप पुण्य कुछ नहीं है, पाप में संलिप्त हो गए, पुण्य का इनका कोई लेना देना नहीं है ना। अंत में वही है, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। दोस्तों, एक कहावत है और कहते भी हैं कि नंबर सबका लगेगा। अब नंबर जो जनता का लगा हुआ था, अब नंबर इनका लगेगा। एक एक करके ये सारे जाएंगे और बहुत ही बेआबरू होकर इन कुचों से निकलेंगे। इनकी तिकड़ में, इनके षड्यंत्र, इनकी बेशर्मी ये देश देख रहा है और एक दिन इनसे मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ जब तक आप लोकतंत्र के लिए काम करते हो, लोग आपको चुनते रहते हैं, और जब आप लोकतंत्र का लोकचंद्र बना देते हो तो आपके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं अब एक मिनट और लूंगा। सत्ता बड़ी अजीब व गरीब चीज है। इन्होंने दूध आयात के लोग कांग्रेस से इधर उधर से। हमारे रोहतक में एक घटना घटी कि एक नेता है, वो इनेलो से होते हुए कांग्रेस में आया, फिर भाजपा में आ गए। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता को, वो जो दावा कर रहा है बेचारा, रो रहा 3 दिन से कि 22 साल से मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं भाजपा के साथ हूँ, उसको उठा के इधर रख दिया साइड में। अब छोटे कद का है, जिसने उठा के रखा वो लंबा चौड़ा आदमी है, और वो रो रहा है सोशल मीडिया में आके। वो तो प्रधान है सर इनका। तो मैंने 22 साल दिए इस पार्टी को, और मैं मोदी से मिलूंगा। और क्यों दिए तूने 22 साल पार्टी को? और ये बाहर के आए हुए लोग, तो भाई भाजपा वालों ये भी सावधानी बरतो कम से कम। सर वो इनेलो का था, उसको ये देखना चाहिए था, वो धर सकता है सर। तो वो इनेलो था, फिर भाजपा में, कांग्रेस में आया, फिर भाजपा में आया, तो उसका एक बड़ा अनुभव है। हाँ, उन्हें उठा के उसको पीछे प्रदर्शन कर रहे थे एक्चुअली वो। अच्छा। उठा के उसको पीछे कर तो दिया। मैं तो जब से मैंने उसको देखा, देखे मैं उसकी बेशक विचारधारा कोई हो, लेकिन वो जो भी लड़का है 22-23 साल अपने जीवन के उसने दिया, और एक झंडे और एक डंडे के साथ वो चल रहा है। वो डंडा बहुत ज्यादा रह गया जी उसके। बहुत ज्यादा रोहतक के हितों में, नागरिकों के लिए पार्षद भी है, वो संघर्ष भी करता है, लेकिन उसके साथ अगर कोई जिलाध्यक्ष ऐसी बदतमीजी करता है, उसके पास वो डंडा है सर ये। और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उठा के साइड में रख दिया। उसने ये भी कहा कि मुझे मेरे कद से मुझे मत आंको, कुछ शेर कहा इस तरीके का। तो भैया सत्ता ऐसी ही चलती है। वो तो पार्षद यहाँ कोई पूछता नहीं मंत्रियों को क्या नहीं, वो एक ही मान शिक्षा मंत्री अपने वाले भी हैं, लोग कह रहे हैं इनका भी नंबर लगा दो। ऐसा नंबर लगेगा। ये तो थोड़ी बहुत जो टैलेंट इनके पास है वो बाहर का आया हुआ है ना। इनको जो वो शर्मा जी हैं आसाम वाले, वो इनके अपने नहीं है ना। और जो सम्राट चौधरी जैसे महानतम लोग हैं, इनके पास अपना है कौन? इनके अपने पास मोहनलाल है, एक भजन लाल है, क्या नाम है वो, इस तरीके के अपने नायब जी हैं। अपने वालों को तो चलो क्या कहेंगे, छोड़ दो। हंसमुख आदमी, मिलनसार हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। दोस्तों, आप कमेंट जरूर करना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि अब अगला विकेट किसका गिरेगा और इनके किस तरफ अब ये राजनीति चल पड़ी है। शुक्रिया, नमस्कार।